हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। फ्रेंड्स, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चल रही हैं उसके अंतर्गत हिंदी पेडागोजी की नेक्स्ट क्लास है, जिसके अंतर्गत आज हम आज 4 टॉपिक को पढ़ेंगे। पोर्टफोलियो को पढ़ेंगे, उसके बाद समग्र और सतत शिक्षा अर्थात CCE को पढ़ेंगे, उसके बाद हम परीक्षण के प्रकार को पढ़ेंगे और अंत में हम किसको पढ़ेंगे, हम उपचारात्मक शिक्षण को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जितना टॉपिक है उसमें से पहला टॉपिक है पोर्टफोलियो। तो सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है पोर्टफोलियो क्या होता है। पहला बिंदु हमारा है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी बच्चे की एक निश्चित अवधि में किए गए कामों का संग्रह होता है। ध्यान रखिएगा, पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें एक निश्चित अवधि अर्थात एक निश्चित अवधि, जैसे मान लीजिए पोर्टफोलियो किसी बच्चे को मान लीजिए किसी विद्यालय में बच्चे का कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक, कक्षा 10 से लेकर कक्षा 12 तक के लिए सभी एक निश्चित एक निश्चित अवधि फिक्स होती है कि इन 4 सालों का, इन 2 सालों का हमें कामों का संग्रह चाहिए, तो उसमें पोर्टफोलियो मांगा जाता है। पोर्टफोलियो क्या होता है कि एक निश्चित अवधि जो किए गए काम होते हैं उसका जो कलेक्शन होता है, संग्रह होता है, वो फाइल में दिखाकर दिया जाता है। आगे है कि इसमें बच्चों की उपलब्धियां भी होती हैं, प्रगति भी होती है और कमियां भी साथ साथ होती हैं। तो पोर्टफोलियो में क्या होता है, जो एक निश्चित अवधि होती है उसमें बच्चे ने उपलब्धि क्या प्राप्त की है, उसकी प्रगति कैसे हो रही है, कितनी हो रही है, किस प्रकार से हो रही है और कमियां क्या थी वह भी होती है, जिससे बच्चे का आकलन अच्छे ढंग से हो सकता है। और ये पोर्टफोलियो जो होता है ये आकलन का सबसे अच्छा टूल होता है। ध्यान रखिएगा, आकलन का सबसे अच्छा साधन पोर्टफोलियो ही होता है। आगे देखते हैं। पोर्टफोलियो से बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। पोर्टफोलियो जैसे कि उसकी उपलब्धियां पता चल रही हैं, उसकी प्रगति कैसे हो रही पता चल रही है और कमियां भी उसकी पता चल रही हैं। इससे क्या होता है, बच्चों में किस महत्वपूर्ण जानकारियां पोर्टफोलियो से मिल जाती हैं, जैसे कि व्यक्तिगत मिल जाती हैं, पारिवारिक जानकारियाँ भी मिल जाती हैं, शैक्षणिक जानकारियाँ मिल जाती हैं और शैक्षणिक जो शैक्षणिक के साथ साथ चलती रहती हैं, को करिकुलर वो भी मिल जाती हैं, सांस्कृतिक और सामाजिक जानकारी भी मिल जाती है। एक विशिष्ट समय की लगभग सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं। बच्चों के पोर्टफोलियो बनाने का ये उद्देश्य होता है कि इसकी सहायता से उनका मूल्यांकन करना आसान होता है। तो वही मैंने बताया कि मूल्यांकन अथवा आकलन करने के लिए पोर्टफोलियो बनाया जाता है। पोर्टफोलियो मूल्यांकन के लिए सबसे आसान तरीका होता है और सबसे उत्कृष्ट तरीका होता है। देखिए, आप इस फाइल को देखे होंगे, इसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। पोर्टफोलियो कुछ कोई वैसी चीज़ नहीं है, ये जो फाइल होती है इसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। इसमें क्या करता है बच्चा, मान लीजिए आप B.Ed में एडमिशन लेने गए, DLED में एडमिशन लेने गए, तो आपको फाइल लेनी पड़ती है और फाइल में एक जो उस विशेष समय की विशिष्ट डिग्रियाँ रखनी होती है, विशेष जो आप करिकुलर एक्टिविटीज़ किए रहते हैं वह सब आपकी विशिष्ट मार्कशीट आदि रखनी होती है। तो यही है पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो क्या होती है, ये जो फिगर बनाया है फाइल, इसमें क्या होता है कि एक विशेष समय में आपने कितने कार्य किए हैं, आपकी प्रगति कैसी रही, आपकी उपलब्धियां क्या हैं, आपकी कमियां क्या हैं, उसको एक फाइल में संग्रहित करके दिखाना होता है। तो यही है पोर्टफोलियो। आगे देखते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है समग्र और सतत मूल्यांकन। हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, समग्र और सतत मूल्यांकन, CCE। CCE में C फॉर समग्र मतलब कॉम्प्रहेंशन और सतत क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। सतत मतलब कंटिन्यूअस होता है, मूल्यांकन इवैल्यूएशन होता है, तो इसका कॉम्प्रहेंशन एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन फुल फॉर्म हो जाता है इंग्लिश में। ये क्या है कि बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जो आया था, जो RTE एक्ट आया था 2009 में, ध्यान रखिएगा RTE एक्ट 2009 में आया था और पारित कब हुआ था इसको भी नोट कर लीजिए, 1 अप्रैल 2010 को पारित हुआ था। पारित कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को, और अधिनियम कब आया था, 2009 में आया था। RTE एक्ट आया था 2009 में और पारित हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। इसके अनुसार CCE के प्रत्येक बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक लागू किया जाना चाहिए। तो RTE एक्ट के अनुसार जो CCE है वह प्रत्येक बच्चे की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उसके पूरे होने तक लागू करना चाहिए। CCE में सतत का अर्थ होता है बच्चे के सीखने में कहाँ कहाँ कमी आ रही है, जिसके आधार पर सीखने में सुधार के लिए शिक्षक उचित समय पर आवश्यक कदम उठा सके। सतत शब्द का अर्थ ही होता है कि लगातार जो चलने वाली प्रक्रिया हो। सतत का मतलब, सतत मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है कि आप बच्चे का लगातार मूल्यांकन करते रहिए और सीखने में कहाँ कहाँ कमी आ रही है इससे आपको पता चलता रहेगा, क्योंकि आप लगातार मूल्यांकन कर रहे हैं। ये कि नहीं कि समेटेटिव असेसमेंट अर्थात योगात्मक मूल्यांकन आप ना करिए कि लास्ट में आप मूल्यांकन करेंगे। आप बच्चे का लगातार मूल्यांकन करते रहिए जिससे उसकी कहाँ कहाँ कमी आ रही है सीखने में आप पता चल सकता रहे और आप उचित समय पर आवश्यक कदम उठा सके। तो यही सतत का मतलब यही हो जाता है, आप लगातार मूल्यांकन करते रहिए ताकि आप बच्चे की कमी प्राप्त हो सके, आपकी कमियां कहाँ हैं बच्चे को आप समझ में आ सके और उसी के अनुसार आप आवश्यक कदम उठा सकें। साथ में यह पता लगा सकता है कि बच्चा सीखने में कहाँ कहाँ कठिनाइयों का अनुभव कर रहा है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि इससे यह भी पता लगाया जा सकता है कि बच्चा सीखने में कहाँ कहाँ कठिनाइयों का अनुभव कर रहा है। CCE के दूसरे घटक समग्र मूल्यांकन का अर्थ है बच्चों में सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो समग्र का अर्थ क्या होता है कि बच्चे में सर्वांगीण प्रगति हो रही है या फिर नहीं हो रही, इसकी प्रगति को जानकारी प्राप्त करना।
सीसीई के दूसरे घटक समग्र मूल्यांकन का अर्थ है बच्चों में सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो समग्र का अर्थ क्या होता है, बच्चों की सर्वांगीण प्रगति हो रही है या नहीं, इसकी जानकारी प्राप्त करना। सामान्य तौर पर अगर समग्र का अर्थ बताऊं समग्र मूल्यांकन का, तो इसमें यह मतलब होता है कि आप केवल शैक्षणिक मूल्यांकन ना करिए, आप उसके सामाजिक जो मूल्यांकन है, सामाजिक पक्ष उसका कैसा जा रहा है, उसका शारीरिक कैसी स्वास्थ्य कैसा है, शारीरिक मूल्यांकन भी आपको करना है, शैक्षणिक मूल्यांकन करना है, और जो सहपाठ्य क्रियाएं होती हैं, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उसका भी मूल्यांकन करना है। मतलब बच्चे का सर्वांगीण मूल्यांकन करके उसकी प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, यही हो जाता है समग्र मूल्यांकन। और सतत होता है कि जो लगातार मूल्यांकन करते रहते हैं और बच्चे की कमियों को आप पता करते रहते हैं और उसी के अनुसार आप उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, ये हो जाता है सतत मूल्यांकन। और ये दोनों मिला के समग्र और सतत मूल्यांकन हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है परीक्षण के प्रकार। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षण के प्रकार से बनता है प्रश्न, तो इसको देखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत। चलिए देखते हैं। इसमें पहला प्रकार है व्यक्तिगत परीक्षण। व्यक्तिगत परीक्षण क्या होता है, जब एक समय में केवल एक ही व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, एक समय में केवल एक ही व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है, तो वह व्यक्तिगत परीक्षण होता है। जैसे कुछ इंटरव्यू में जो परीक्षण किया जाता है, इंटरव्यू को हम व्यक्तिगत परीक्षण के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एक समय में केवल एक ही व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, उसका परीक्षण किया जाता है। दूसरा है मानकीकृत परीक्षण अथवा स्टैंडर्डाइज टेस्ट। इसमें क्या होता है, ऐसे परीक्षण जो शिक्षण शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिक आदि विशेषज्ञों की सहायता से किए जाते हैं। मतलब इसमें शिक्षा शास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों की सहायता ली जाती है, और इसमें जो पैमाना होता है व्यापक, मतलब एक समय में कई व्यक्तियों का एक समूह का टेस्ट लिया जाता है और बड़े लेवल पर प्रशासित किया जाता है, इसे ही मानकीकृत परीक्षण कहते हैं। मतलब इसमें मनोवैज्ञानिक आदि विशेषज्ञों की सहायता ली जाती है और एक बड़े पैमाने पर टेस्ट का आयोजन किया जाता है, तो उसे मानकीकृत परीक्षण कहते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट दो परीक्षण है, आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। आत्मनिष्ठ परीक्षण किसे कहते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण किसे कहते हैं। आत्मनिष्ठ परीक्षण का इंग्लिश में वर्ड होता है सब्जेक्टिव असेसमेंट। सब्जेक्टिव असेसमेंट और वस्तुनिष्ठ का तो आपको पता ही होगा, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट या ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होता है वह वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहलाता है। चलिए अब देखते हैं। पहला है हमारा, इसमें इन दोनों में से आत्मनिष्ठ परीक्षण क्या होता है, चलिए देखते हैं। ये परीक्षण परीक्षक के व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, आत्मनिष्ठ परीक्षण कैसा होता है, आपको जो रिटन टेस्ट लिया जाता है उसको कहते हैं आत्मनिष्ठ परीक्षण। तो उसमें क्या होता है कि परीक्षक और परीक्षार्थी दोनों के व्यक्तिगत निर्णय का मतलब वो मत लिया जाता है, दोनों का जो व्यक्तिगत निर्णय या विचारधारा होती है उसको सहमति मिलती है। मतलब आप अपने अनुसार कुछ प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मतलब अगर कोई एक प्रश्न पूछा गया है, उसका एक फिक्स पैराग्राफ नहीं होता कि आपको वही फिक्स पैराग्राफ लिखना है, उसको आप अपने मन से बनाकर लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, और परीक्षक जो चेक करेगा कॉपी, उसका भी अपना एक व्यक्तिगत निर्णय होता है कि आप सही लिखे हैं कि नहीं। ये नहीं है कि आप अगर वो डिफिनीशन अगर आप नहीं लिख पाए हैं, कोई अन्य डिफिनीशन लिखे हैं, आप बना के लिखे हैं, तो ये नहीं है कि वो गलत करेगा। उसका एक व्यक्तिगत निर्णय होता है और परीक्षार्थी का भी एक व्यक्तिगत निर्णय होता है। और इसमें क्या होता है, शब्द से ही पता चल रहा है, जब ऐसे व्यक्तिगत निर्णय होता तो मुक्त उत्तर वाला परीक्षण होता है। ध्यान रखिएगा, आत्मनिष्ठ परीक्षण जो होता है मुक्त उत्तर वाला परीक्षण होता है। मतलब एक ही प्रश्न के कई तरीके से, मतलब लगभग हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से, अपने अपने वाक्य के अनुसार, अपने अपने मस्तिष्क के अनुसार उसका उत्तर दे सकता है। और इसमें क्या होता है, वैधता और विश्वसनीयता की भी कमी होती है। वैधता और विश्वसनीयता की कमी क्यों होती है, क्योंकि परीक्षक का खुद का राय और मत भी प्रभाव करता है ना। इसकी वैधता और विश्वसनीयता क्यों कम होती है, विश्वसनीय इसलिए नहीं होता कि परीक्षक का मत, इसमें निर्णय जो होता है वह मान्य होता है। परीक्षक का निर्णय जो है वह प्रभावित करता है इसके परीक्षण के उत्तर को, तो वह उसको सही भी कर सकता है, उसी आंसर को गलत भी कर सकता है, इसलिए विश्वसनीयता नहीं है। उसी प्रश्न का उत्तर गलत भी हो सकता है, कम नंबर मिल सकते हैं, आप उसी प्रश्न में उसी में ज़्यादा भी मिल सकते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत जो निर्णय होता है परीक्षक का वो भी मायने रखता है। इसलिए आत्मनिष्ठ परीक्षण में वैधता और विश्वसनीयता कम होती है। अब अगला है हमारा वस्तुनिष्ठ परीक्षण। ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या होता है, इसमें यह होता है कि आप परीक्षक का और परीक्षार्थी का कोई विचारधारा मत मायने नहीं रखता। इस परीक्षण में कोई व्यक्तिगत विचारधारा आपकी मायने नहीं रखती। मतलब इसमें वो क्लोज्ड एंडेड वाले प्रश्न होते हैं। अगर कोई प्रश्न पूछा गया है कि यह कैसे होगा, तो उसमें 4 ऑप्शन पूछे रहेंगे। 4 ऑप्शन में आप कोई 5वां ऑप्शन नहीं बना सकते, ना ही कोई जो परीक्षक है जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो भी 5वां आंसर नहीं बना सकता। जो उत्तर होगा इन्हीं 4 ऑप्शन में से ही होंगे। अगर 5 ऑप्शन दिया गया है तो आप 6ठा ऑप्शन नहीं बना सकते। तो इसमें क्या होता है कि परीक्षार्थी या परीक्षक का कोई व्यक्तिगत विचारधारा इसमें मायने नहीं रखती है। इसको ध्यान रखिएगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में जो परीक्षक या परीक्षार्थी है उसकी क्या होती है, कोई व्यक्तिगत विचारधारा मायने नहीं रखती है। और ये कैसे होते हैं, ये बंद उत्तर वाले प्रश्न होते हैं ना, ये क्लोज्ड एंडेड आंसर होते हैं। क्योंकि इसमें जो ये 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन जितने भी ऑप्शन दिए होंगे उसमें से ही आपको टिक करना होगा, आपको उसमें से ही सही करना है। आप अपने हिसाब से बनाकर आंसर नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिया गया है आपको उसमें से ही सबसे अच्छा आंसर चुनना होता है। इसलिए ये क्लोज एंडेड वाले आंसर होते हैं। और ये अधिक विश्वसनीय और रिलायबिलिटी होता है और अधिक वैधता इसकी होती है, क्योंकि
अधिक वैधता क्यों होती है? क्योंकि परीक्षक जो होता है उसका पर्सनल भी उसमें मायने नहीं रखता है, क्योंकि परीक्षक का पर्सनल भी मायने नहीं रखता है, तो इसलिए अधिक विश्वसनीय होता है। मतलब अगर आप एक ऑप्शन को टिक करें हैं, अगर वो 50 बच्चा एक ही ऑप्शन को टिक किया है तो आपको 50 को एक ही प्रकार से नंबर मिलेगा। अगर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 50 व्यक्ति ऑप्शन ए टिक किया है तो 50 को 1 नंबर मिलेगा। ये नहीं कि राइटिंग और ये सब दिखा जाएगा, 1 नंबर उसको मिलना ही है। इसलिए विश्वसनीय और वैध होता है, मतलब एक समय पे एक तरीके से चेक करने पर एक ही तरह का उसको रिजल्ट मिलता है, इसलिए ये वैध और विश्वसनीय होता है। और ये बंद उत्तर वाले प्रश्न होते हैं, बंद उत्तर वाले प्रश्न परीक्षण होता है। अब अगला है निपुणता परीक्षण। अब हमारा क्या है निपुणता परीक्षण, चलिए देखते हैं। इस परीक्षण के द्वारा किसी विशिष्ट काम के संबंध में बच्चों की उपलब्धियों का मापन करना है। जैसे कि देख लीजिए निपुणता शब्द आया है, तो बच्चों के किसी विशेष उपलब्धियों का अगर जो हमें मापन करने के लिए परीक्षण किया जाता है वह निपुणता कहलाता है। जैसे बच्चा क्रिकेट खेलता है, अगर क्रिकेट खेलने का मापन आपको करना हो, आप क्रिकेट खेलने का एक मैच फिक्स करा दीजिए, आप किसी 2 टीम के खिलाफ आप मैच करवाइए और उसके बाद आप उसके अनुसार परीक्षण करिए और आप रिजल्ट दीजिए, तो ये क्या होगा, विशेष उपलब्धियों का मापन करना है ना, इसलिए निपुणता परीक्षण कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है उपचारात्मक शिक्षण। हमारा अगला टॉपिक क्या है? उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण के बाद आता है। इसको मैंने कल बताया था कि निदानात्मक परीक्षण होता क्या है कि जो बच्चे की कमियां होती है, उन कमियों के परीक्षण में जो बच्चे की कमियां होती है उन कमियों को पता लगाना निदानात्मक परीक्षण होता है। उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है कि जो निदानात्मक परीक्षण या शिक्षण से जो कमियां आपको प्राप्त हुई रहती हैं, आप जानने रहते हैं बच्चों में, उसको दूर करना ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? बच्चों की कमियों को पहचानना किसी भी परीक्षण या क्लास में, उसके बाद उसका निदान करना, उसका उपचार करना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। यही है उपचारात्मक शिक्षण। अगला टॉपिक है उपचारात्मक शिक्षण का महत्व। अगला टॉपिक क्या है? उपचारात्मक शिक्षण का महत्व। बच्चों के सीखने के दौरान आने वाली कठिनाई को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। पहला महत्व क्या हो जाता है कि बच्चों के सीखने के दौरान जो कमियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, जो नैदानिक परीक्षण से प्राप्त हुई कठिनाइयां होती हैं, हमें जो पता चलता है कि ये कठिनाई है, उसको दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। बालकों की क्षमता को सही दिशा में मोड़ने में सहायता मिलती है। तो जब आप कमियों को दूर कर देंगे तो बालकों की क्षमता को सही दिशा में आप मोड़ सकते हैं ना, उसका उत्कृष्ट प्रगति की ओर अग्रसर कर सकते हैं उस बच्चे को। बालकों की व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। तो व्यक्तित्व संबंधी समस्याएं जो उत्पन्न हुई रहती हैं उसका भी निराकरण आप उसको दूर कर सकते हैं। चौथा है कि उपचारात्मक शिक्षण से बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो जब आप उसके कमियों को दूर करेंगे, आप बच्चों की कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे तो उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी ना, कि आप हमारी कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं तो हम ये भी काम कर सकते हैं, आप हमारी ये कमी को दूर कर देंगे तो हम ये भी काम कर सकते हैं, तो ये आत्मविश्वास की वृद्धि हो जाएगी। अगला है छात्र द्वारा की जाने वाली त्रुटियों में सुधार के साथ साथ भविष्य में होने वाली त्रुटियों से भी बचाव होता है। तो इसमें क्या होता है कि त्रुटियों का सुधार तो किया ही जाता है उपचारात्मक शिक्षण में, लेकिन भविष्य में होने वाली त्रुटियों को भी कम करने का प्रयास किया जाता है। अगला क्या है? शिक्षण रोचक पूर्ण हो, उद्देश्यपूर्ण हो, प्रभावशाली हो, इसको बनाने में सहायता मिलती है। तो उपचारात्मक शिक्षण से क्या होता है कि जब आप कमियों को दूर कर देंगे तो शिक्षक बच्चों में रुचि हो जाएगी, तो रोचक पूर्ण हो जाएगा, उद्देश्य उसका एक निश्चित हो जाएगा, उद्देश्यपूर्ण हो जाएगा और प्रभावशाली बनेगा ना। जब उसमें कोई कमी नहीं होगी तो बच्चे उससे प्रभावित अच्छे से होंगे, उस बच्चों में क्या होगा, विकास अधिक होगा, तो प्रभावशाली शिक्षण होगा। तो इसलिए क्या होगा, उपचारात्मक शिक्षण से क्या होता है, रोचक पूर्ण होता है शिक्षण, उद्देश्यपूर्ण होता है, प्रभावशाली होता है। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए, आपको सारी पीडीएफ वहीं मिलेंगी। चलिए फिर धन्यवाद।